जरा सोचिए कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है। पर रुकिए, ये कोई म्यूजिक या लाइट फेस्टिवल नहीं है। ये है लोकतंत्र का त्योहार। हाँ, आपने सही सुना। 90 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स। पता है ये कितना है? ये ऐसा है जैसे आप अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को एक साथ वोट डालने के लिए ले आए। कमाल है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई इतना बड़ा, इतना विशाल काम आखिर होता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के सुपर हीरो की, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का चुनाव आयोग। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, क्योंकि देखिए हर सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी तो होती ही है ना? और यकीन मानिए, चुनाव आयोग की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो बात है साल 1950 की। भारत को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे और हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी सवाल था। देश में फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव कराएगा कौन? अब देखिए, ये काम नेताओं को तो दे नहीं सकते थे। वो तो ऐसा हो जाता जैसे स्टूडेंट से कहो कि भाई तुम अपनी एग्जाम की कॉपी खुद ही चेक कर लो। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। तो जरूरत थी एक ऐसे निडर, निष्पक्ष रेफरी की जो किसी के दबाव में न आए। और इसका समाधान मिला हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में। इसी आर्टिकल ने जन्म दिया एक आज़ाद संस्था को, जिसे हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन के नाम से। तो सवाल ये है कि आज ये टीम कैसी दिखती है? इसमें कौन कौन है? चलिए इस सुपर हीरो टीम की बनावट को, इसके स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं। तो देखिए, आज के इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी, और उनके साथ होते हैं 2 और इलेक्शन कमिश्नर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन तीनों की पावर, सैलरी, स्टेटस सब कुछ बिल्कुल बराबर है। कोई किसी का बॉस नहीं, कोई जूनियर नहीं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि कोई एक अकेला इंसान अपनी मनमानी ना कर पाए, क्योंकि आखिर में डेमोक्रेसी का मतलब ही तो है बैलेंस। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो ये कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये कमिश्नर किसी नेता या सरकार से डरेंगे नहीं? इन्हें अपनी असली सुपर पावर मिलती कहाँ से है? तो इसका जवाब है हमारा संविधान। संविधान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक जबरदस्त सुरक्षा कवच दिया है। उन्हें उनके पद से हटाना, आप समझिए कि लगभग नामुमकिन है। इसके लिए एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। और ये प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है। मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और आपको बता दूं, आज तक भारत की हिस्ट्री में किसी भी सीईसी को इस तरह से नहीं हटाया जा सका है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो सुपर शील्ड है ना, ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। जो बाकी 2 कमिश्नर हैं उन्हें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर। तो ये भी एक तरह का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो गया। अब एक और बहुत मजेदार बात बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो सबसे पावरफुल हथियार माना जाता है, वो टेक्निकली कोई कानून है ही नहीं। जी हाँ, इसका नाम है आदर्श आचार संहिता, यानी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये बस एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जैसा है, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती कोई नहीं करता, क्योंकि इस समझौते को तोड़ने का नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। किसी कैंडिडेट का भाषण रुकवाया जा सकता है, रैली कैंसिल हो सकती है, यहाँ तक कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर भी जमीन पर उतारा जा सकता है। और हाँ, भले ही ये कोड खुद में कोई कानून ना हो, लेकिन इसे तोड़ने पर इंडियन पीनल कोड जैसी दूसरी धाराओं के तहत एक्शन हो सकता है। मतलब ये वो समझौता है जिसके दांत भी हैं। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की असली ताकत को अगर समझना है, तो हमें भारत के एक सबसे कह सकते हैं धाकड़ चुनाव आयुक्त की कहानी सुननी होगी। नाम था TN शेषन। देखिए, शेषन के आने से पहले भारत में चुनाव एक तरह से वाइल्ड वेस्ट की तरह थे। पैसे बांटना, दीवारों पर कहीं भी पोस्टर चिपका देना, बूथ कैप्चरिंग, ये सब बहुत आम बातें थी। फिर 90s के दशक में सीन में एंट्री हुई TN शेषन की, और उन्होंने आते ही कमीशन की सोई हुई शक्तियों को जैसे जगा दिया। देर रात बजने वाले लाउडस्पीकर बंद, और हाँ, जिस वोटर ID कार्ड को हम आज जानते हैं, उसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की। उनका तो बस एक ही मंत्र था, आई डोंट केयर हु यू आर। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। नियम सबके लिए नियम है। नेता लोग उनसे खौफ खाते थे, पर आम जनता के लिए वो एक हीरो बन गए थे। हालत ये हो गई थी कि सरकार को उनकी पावर पर लगाम लगाने के लिए कमीशन में 2 और कमिश्नर लाने पड़े। लेकिन तब तक
शेषन भारतीय चुनावों का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल चुके थे। लेकिन जैसा होता है ना, हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन की शक्तियों की भी कुछ लिमिट्स हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कमीशन क्या नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात, ये पंचायत और नगर पालिका के चुनाव नहीं कराता। उनके लिए हर राज्य का अपना इलेक्शन कमीशन होता है। दूसरी बात, ये किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। तीसरी बात, इलेक्शन के नतीजों से जुड़े जो झगड़े होते हैं वो ये नहीं सुलझाता, वो काम सीधा कोर्ट का है। और चौथी और आखिरी बात, ये नियम तोड़ने वाले को सीधे पकड़कर जेल में नहीं डाल सकता। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्कूल प्रिंसिपल का एग्जाम्पल। सोचिए, प्रिंसिपल नियम बनाता है, किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ता है, लेकिन स्कूल से निकालने का फाइनल फैसला तो मैनेजमेंट या कोर्ट का होता है ना? बस चुनाव आयोग भी ठीक उसी सख्त प्रिंसिपल की तरह है, जो नियम लागू करवाता है, पर फाइनल सजा देने का काम जुडिशरी यानी न्यायपालिका का है। तो चलिए जाने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जरूरी बातें याद रखने वाली। आर्टिकल कौन सा? 324। मेंबर्स कितने? 1 CEC प्लस 2 EC। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कार्यकाल कितना? 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले आ जाए। और हाँ, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। तो अगली बार जब वोटिंग की कोई खबर देखें या खुद वोट डालने जाएं, तो एक बात जरूर याद रखिएगा, इस पूरी की पूरी विशाल प्रक्रिया के पीछे एक ऐसी संस्था खड़ी है जिसे न तो डराया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, और न ही आसानी से अपनी जगह से हटाया जा सकता है। और यही है हमारे लोकतंत्र का असली गार्जियन, असली प्रहरी, हमारा चुनाव आयोग। लेकिन ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है, तो फिर इस प्रहरी की रखवाली कौन करता है? सोचिएगा जरूर।